अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम के इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है कि दो रिएक्टेंट है, एक ए है और दूसरा बी है। ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ये 0.5 मोल्स पर लीटर है और बी की जो कंसंट्रेशन है 0.60 मोल्स पर लीटर है। अगर ये ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो जब इक्विलिब्रियम पे इनकी कंसंट्रेशन आती है तो ए की जो कंसंट्रेशन होती है 0.2 मोल्स है और बी की जो कंसंट्रेशन है 0.045 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है और सी की जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर होती है 0.15 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो अब इसका क्वेश्चन यह है कि कैलकुलेट इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इट्स केसी वैल्यू, तो वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो केसी के लिए ये हम प्रोडक्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, यानी रेशियो होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की, तो ये सी आएगा। अब ये जो ए है यहाँ पे 2 जो है ये इसका कोफिशिएंट है। जब इसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे तो ये जो 2 होगा वो एक्सपोनेंट्स या पावर बन जाएगा और ये बी है। अब के सी की जो वैल्यू होती है ये 0.15 मोल्स हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर और ए की जो वैल्यू है 0.20 है और ये जो एक्सपोनेंट्स होगा, अब ये एक्सपोनेंट जो इसका है वो 2 है, यानी इसकी पावर 2 हो जाएगी और ये हमारे पास बी है 0.45। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो के सी की वैल्यू जो होती है वो 8.3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू होगी। अब एग्जांपल नंबर हम 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये हर साल एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होती है और ये इस दफा भी ये जरूर आएगी। आपने इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके इसे आपने सॉल्व कर लेने। तो ये हमें बताना चाहता है कि ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो अमोनिया बनती है। अब इसका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट दी केपी ऑफ दिस रिएक्शन, के आपने इस रिएक्शन की केपी की वैल्यू लिखनी है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस स्टेट के अंदर हों तो तब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज नोन एज ए केपी। अब इस रिएक्शन के कुछ पैरामीटर्स हैं, इसमें केसी की वैल्यू जो है वो 6 × 10 की ताकत -2 है। इसका रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमारा कोई क्वेश्चन भी डिग्री में नहीं होता, इसलिए हम इसमें 500 जो है एडेड 273 और ये 773 केल्विन के अंदर इसे हम चेंज कर लेंगे। अब इस रिएक्शन की जो R की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन के बराबर होगी। अब जो चीज हमने इसका जो फार्मूला है या जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज ए केपी, यानी फाइंड आउट इट्स केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने फाइंड आउट करना है, केपी को हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन के। अब आर क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, ये टेम्परेचर है। व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज नोन एज ए चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं बेटा वो 2 हैं और रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 जो है वो नाइट्रोजन का 4 हैं। तो 2 - 4, तो इसका जवाब जो होगा ये -2 होगा। तो यहाँ पे आपने -2 लिखेंगे। तो केसी की ये फार्मूला है, केपी बराबर है केसी आर टी डेल्टा एन के। केसी की वैल्यू जो है वो 6 × 10 की ताकत -2 के बराबर होगी। आर की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर जो है वो 773 आएगा और इसको -2 जो होगा वो डेल्टा एन की वैल्यू है। टोटल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो केपी इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁵ के। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये भी है कि आप ये भी बताएं इसमें केपी की वैल्यू ज्यादा है या केसी की वैल्यू ज्यादा है। तो ये तो हम इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, यानी अगर प्रोडक्ट कम है तो केपी की वैल्यू इज लेस देन केसी। जैसे प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट 4 हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू कम है तो इसलिए केपी इज लेस देन दैट ऑफ केसी। अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज्यादा हैं, रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो कम है, जैसे ये PCl5 है,
इसको हम लिखते हैं दैट कैन बी चेंज इनटू PCl3 प्लस Cl2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो 2 हैं और रिएक्टेंट का मोल जो है वो 1 है, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। इस केस के अंदर Kp की वैल्यू ज्यादा होगी, Kc की वैल्यू कम होगी। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो देन Kp इज इक्वल टू Kc। जैसे हमारे पास H2 है प्लस I2 है, दोनों का रिएक्शन करा दीजिए तो 2HI बनता है। दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स की तादाद बराबर है तो Kp इज इक्वल टू Kc के बराबर आएगा। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी इजी सी आसान सी एग्जांपल है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमने एसिटिक एसिड को एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया है, तो इसके नतीजे में इथाइल एसीटेट एक एस्टर बनता है और साथ हमारे पास वाटर बनता है। अब वो कहता है इस रिएक्शन की जो Kc की वैल्यू है वो 4 है। आपने सिर्फ ये बताना है ये रिएक्शन जो है इस कंडीशंस के ऊपर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी हमने यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है। Kc की वैल्यू उसने हमें बता दी है वो 4 है। अब जब ये रिएक्शन है तो इसके अंदर ये जब हम Kc लिखेंगे ये प्रोडक्ट होगा और ये हमारे पास रिएक्टेंट होगा। हम जानते हैं Kc जो होती है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट है। अब हमने प्रोडक्ट की वैल्यूज लिखनी है, 0.05 है, 0.04 है और रिएक्टेंट की जो वैल्यूज हैं ये 0.025 है और एथेनॉल जो होगा ये 0.032 है। तो ये जो हमारे पास पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की जो रेशियो होती है वो 2.5 आ रही है, जबकि हमारे पास Kc की वैल्यू जो है वो 4 है तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की वैल्यू 2.5 दैट इज लेस देन Kc यानी 4 से कम है, इसलिए रिएक्शन विल गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन ताकि दोनों की वैल्यू जो होती है वो 4 हो जाए। जब ये 4 हो जाएगी तब ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगा। अब एग्जांपल नंबर हम 4 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर ये बार बार रिपीट होती है तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक एसिड है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड है, इसकी हमने 0.1 मोल्स जो होता है वो 1 लीटर के अंदर लिया हुआ है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर 0.1 मोल आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड है तो बताओ ये कितना आयोनाइज हुआ है, इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या है वो हमने बतानी है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एसिटिक एसिड है, जब ये आयोनाइज होगा तो इट कैन बी चेंज इनटू एसीटेट आयन प्लस H आयन। इसकी जो कंसंट्रेशन हमें दी गई है वो 0.1 मोल्स पर लीटर है और जब ये अभी इस रिएक्शन को शुरू नहीं किया था तो एसीटेट और H आयन की कंसंट्रेशन 0-0 होगी। जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा या कुछ वक्त के बाद जब ये कुछ मॉलिक्यूल इसके आयोनाइज हो जाते हैं तो H आयन की जो कंसंट्रेशन है वो X बन जाएगी और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन भी X हो जाएगी। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बाकी बच जाएगी 0.1 माइनस X, दैट इज अप्रोक्सीमेटली हम इसे कहते हैं ये 0.1 ही रहेगा क्योंकि ये एक वीक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा तब्दील नहीं हो रही। इस एसिड की जो Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड की जो वैल्यू होती है ये 1.8 × 10⁻⁵ है। इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड, ये एसिड कितना आयोनाइज हुआ है वो हमने बताना है। तो अब हम इसकी Ka लिख लेंगे, Ka के लिए ये प्रोडक्ट आ जाएंगे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट आ जाएंगे। प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो XX है और जो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1 है, Ka की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁵ है। अब 0.1 को आपने 1.8 × 10⁻⁵ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो इट बिकम इक्वल टू 1.8 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ये जो दोनों x हैं दे आर इक्वल टू x स्क्वायर के। हमने सिंगल x लेना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये सिंगल x जो होगा जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो 1.3 × 10⁻³ जो होंगे ये इसकी आयोनाइजेशन है, ये एसिड इतना आयोनाइज हुआ है। अब हमने जिस चीज को कैलकुलेट करना है वो है परसेंटेज आयोनाइजेशन। इसका फार्मूला क्या होगा कि आयोनाइज्ड परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू आयोनाइज्ड एसिड डिवाइडेड बाय इनिशियल अमाउंट ऑफ एन एसिड जो आपने ली है वो आ जाएगा। तो आयोनाइज्ड एसिड कितना हुआ है, कितनी आयोनाइजेशन हुई है, तो 1.3 × 10⁻³ के बराबर है, जबकि इसकी जो इनिशियल अमाउंट हमने ली थी वो 0.1 है मल्टीप्लाई बाय 100। इसका जो जवाब आ जाएगा आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 1.3%। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें से सिर्फ
एक पूरा मालिक्यूल और एक 0.3 यानी 1.3 मालिक्यूल, 1.5 मालिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो जाएंगे और 98.5 मालिक्यूल जो होंगे वो अनआयोनाइज रह जाएंगे, वो आयोनाइजेशन शो नहीं करेंगे। तो ये हमें आयोनाइजेशन के बारे में बता रहा था। अब हमने एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व करना है कि ये हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, इसकी पीएच कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करके बतानी है। बफर सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे पीएच को, वो हेंडरसन इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है कि पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। तो अब हमारे पास ये जो बफर सॉल्यूशन है ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.09 मोल्स पर लीटर है और इसका जो साल्ट है वो सोडियम एसीटेट है और इसकी जो कंसंट्रेशन है 0.11 मोल पर लीटर के बराबर है। अब इसकी जो ये बफर सॉल्यूशन है इसकी जो Ka की वैल्यू है यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड जो है 1.8 है, जबकि हेंडरसन इक्वेशन में आपको Ka नहीं चाहिए बल्कि pKa चाहिए। तो हमने Ka का नेगेटिव लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। तो Ka की वैल्यू यहाँ पे 1.8 है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो pKa की जो वैल्यू आएगी वो 4.74 के बराबर आएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द हेंडरसन इक्वेशन, तो pH बराबर है pKa लॉग साल्ट की जो वैल्यू है 0.11 मोल्स पर लीटर है, एसिड की जो वैल्यू है 0.09 मोल्स है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे फिर इसका लॉग लेंगे तो 0.087 है। ये हमारे पास pKa की वैल्यू है 4.74, इसमें ये ऐड कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 4.83। तो ये इसकी हमारे पास जो है वो pH आ जाती है। अब ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 6 है। 6 एग्जांपल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर लाजमी आती है, आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब ये हमारे पास जो साल्ट होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक साल्ट ऐसे होते हैं जो पानी में मुकम्मल तौर पर सॉल्युबल होते हैं, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते और कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं यानी थोड़े से हल होते हैं। तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है उसे हम KSP कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा ही स्पेरिंगली यानी एक ऐसा साल्ट दिया गया जो पानी में बहुत कम हल हो रहा है, तो उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, KSP क्या होती है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड फ्लोराइड के PbF2 जो होता है ये 0.64 ग्राम पर लीटर है, यानी अगर 1 लीटर के अंदर सिर्फ ये 0.64 ग्राम हल होगी। कितना मास होता है लेड फ्लोराइड का, 0.64 ग्राम जो है वो हल हो रहा है। अब आपने 0.64 ग्राम कितने मोल बनते हैं इसको हमने कैलकुलेट करना है, फिर हमारी KSP आ जाएगी। मोलर मास ऑफ PbF2 कितना होता है, ये 245.2 ग्राम पर मोल के बराबर होगा। अब हमने जो चीज कैलकुलेट करनी है वो नंबर ऑफ मोल्स हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है 0.64 डिवाइडेड बाय 245 यानी 245.2 आ जाएगा। इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ रहे हैं वो 2.6 × 10⁻³ मोल्स आ जाएंगे। अब फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज इट्स KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है वो हमने कैलकुलेट करेंगे। अब ये इक्वेशन आती है PbF2 दैट इज इक्वल टू लेड आयन प्लस 2 फ्लोराइड आयन, क्योंकि इसमें 2 फ्लोराइड आयन के बनेंगे। जब इनिशियल कंसंट्रेशन ली तो PbF2 की जो कंसंट्रेशन है 2.6 × 10⁻³ के बराबर है। लेड आयन और फ्लोराइड आयन 0 होगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो लेड आयन जो होगा 2.6 × 10⁻³ हो जाएगा। फ्लोराइड आयन जो होगा वो हमारे पास 2 × 2.6 × 10⁻³ हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, KSP इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक स्पीशीज। तो ये लेड आयन प्लस फ्लोराइड आयन, ये लेड आयन की कंसंट्रेशन है, ये फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है। ये जो दो हमारे पास होता है यहाँ पे ये एक्सपोनेंट्स हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई भी होगा और एक्सपोनेंट यानी पावर भी बन जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी KSP की जो वैल्यू होती है 7 × 10⁻⁸ के बराबर आ जाएगी। अब ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7। यहाँ पे हमने किसी भी साल्ट की KSP की वैल्यू दी गई है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी गई है, तो उससे हम उस साल्ट की सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये एग्जांपल दी गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं।
तो ये लाइम वाटर जो है इसकी जो KSP है वो 6.5 10⁻⁻⁶ के बराबर है। अब हम इसकी आयोनाइजेशन देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो आयन में तब्दील होगा, कैल्शियम आयन में प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में। जब इनिशियल स्टेज के अंदर आपने कैल्शियम आयन और OH आयन की कंसंट्रेशन 0 थी, अब जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो कैल्शियम आयन कितना हल हो चुका है इसकी सॉल्युबिलिटी हमने मालूम करनी है, जैसे हम S से ज़ाहिर करेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे, क्योंकि 2OH हैं तो इसलिए आप इसका 2S लेंगे कि 2S हैं, इसकी डबल सॉल्युबिलिटी है। अब KSP किसके बराबर होती है, KSP इज इक्वल टू द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ इट्स आयन। तो ये इसके आयन जो होते हैं उनका प्रोडक्ट आपने लिखना है। तो ये कैल्शियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन का स्क्वायर हो जाएगा। अब KSP की वैल्यू क्या है, 6.5 10⁻⁻⁶ है। कैल्शियम आयन की जो सॉल्युबिलिटी है वो S है और हाइड्रोक्साइड आयन की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो 2S होगा और उसका स्क्वायर होगा। अब आपने जब 2S का स्क्वायर लेते हैं तो ये 4S स्क्वायर बनता है। एक S ये है, जब ये इससे ज़रब खा जाएगा तो ये 4S की ताकत 3 हो जाएगा 6.5 10⁻⁻⁶ के। अब हमने S की ताकत 3 को यहीं रहने दें, 4 को आपने डिवाइड कर देंगे 6.5 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4। अब क्योंकि इसकी पावर आपने S लेना है और तीनों का आपने अंडर रूट जो है वो क्यूब में ले लेंगे, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 1.15 10⁻⁻⁻²